हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मैं स्वाति स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी पीवाईक्यू क्लास में, जो कि हिंदी की चल रही है। ठीक है, हिंदी की पीवाईक्यू क्लास हम कर रहे हैं। देखो, एक चीज आपको पता है कि चाहे दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो, चाहे यूपी पुलिस का एग्जाम हो, चाहे कोई भी वनडे एग्जाम हो, और स्पेशली अगर मैं यूपी पुलिस की बात करूँ तो यहाँ पे हिंदी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको आपको बिल्कुल, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपका जीएस थोड़ा वीक है, या आपका मैथ थोड़ा वीक है, या आपकी रीजनिंग थोड़ी वीक है, तो हिंदी आप अच्छे से तैयार कर लो, आपके 100 नंबर कहीं नहीं गए। ठीक है, तो ये 100 नंबर का पूरा पूरा एक आपका है। बाकियों में आपने पासिंग मार्क्स भी ले लिए, इसमें ज्यादा आ गए तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम आराम से आ जाएगा। ठीक, हिंदी एक बहुत मार्क्स गेनिंग सब्जेक्ट होता है, और इसका रिवीजन आप एग्जाम तक, जब तक आपका एग्जाम हो, चाहे 25 में हो, 26 में हो, 27 में हो, 30 में हो, कभी भी हो। ठीक है, 22 में हो, 23 में हो, जब भी आपका एग्जाम हो, आप तब तक इसका रिवीजन आप करते रहिए। यही पीवाईक्यू जो मैं आपको करवा रही हूँ, आप ये करते रहिए, और इन्हीं पीवाईक्यू की हेल्प से ही आपका जो ये हिंदी का पोर्शन है, ये बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अब एक मैं आपसे यहाँ पे बात बताऊं, जो हिंदी के बारे में मैं आपसे बात बताऊं यहाँ पे। देखो, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है, अगर आपने इसे अच्छे से पढ़ लिया, तो ये आपको पॉजिटिव वे में ही लेके जाएगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इसने आपके मार्क्स को घटा दिया, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, ये हमेशा आपके मार्क्स को गेन ही करवाएगी। बस कंडीशन ये है कि आप बस एक बार जो मैंने पढ़वाया है, जो मैंने आपको पढ़ाया है हिंदी में, आप एक बार उसको बस रिवाइज कर लीजिए। उसको रिवाइज करने के बाद आप ये सारे प्रैक्टिस सेट जो मैं करवा रही हूँ, बस आप ये कर लीजिए। उसके बाद आपका जितना भी एग्जाम का हिंदी का पोर्शन होगा, वो मोस्टली, ठीक है, मोस्टली मैं ये कह रही हूँ, बहुत ज्यादा आप पोर्शन उसमें कवर कर चुके होंगे हिंदी। ठीक, ज्यादा देर की क्लास इसलिए मैं नहीं लेती हूँ। आप फटाफट ये कम से कम 40-45 मिनट की मेरी क्लास होती है पीवाईक्यू की। आप उतने समय में अपने केवल पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कर लीजिए। उसी दो के दौरान आपका जो ये पूरा पोर्शन है हिंदी का, ये मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ठीक है, कुछ चीजें यहाँ पे मैं आपको खुद करने के लिए भी देती हूँ, तो प्लीज उनको कर लिया करो। ऐसा मत सोचा करो कि नहीं, नहीं बताया है मैम ने तो आप उस चीज को नहीं करोगे। ठीक है, आप उसे थोड़ा सा खुद भी गूगल सर्च करो, ताकि आपका प्रैक्टिस क्या हो, एकदम सुदृढ़ हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। आज की क्लास हमारी हिंदी की पीवाईक्यू सेट को हम अपना स्टार्ट करेंगे। ये कहते हैं कि बहुत दिनों बाद दिखना, अर्थ के लिए कौन सा मुहावरा है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको खूब देखने को मिलेंगे कि उसका अर्थ दे दिया, मुहावरा पूछ लिया। ठीक है, वरना जो क्वेश्चन का सीक्वेंस कहता है वो ये कहता है कि भाई पहले मुहावरा पूछो और उसका अर्थ पूछ लो। नहीं जी, कभी कभी उल्टा भी कर देते हैं, है ना। तो बहुत दिनों बाद अर्थ के लिए मुहावरा, कोसों दूर होना, गुदड़ी का लाल होना, ईद का चांद होना, अब तब होना। देखो, कोसों दूर होने का मतलब है कि बहुत ज्यादा दूर है, बहुत दिनों बाद वो दिखाई नहीं है। ठीक है, गुदड़ी का लाल होना, मारपीट करना, ईद का चांद होना। हाँ जी, ये बिल्कुल हमारा सही आंसर है, ईद का चांद होना, क्योंकि ईद का चांद क्या होता है, बहुत दिनों बाद दिखता है। तो इसलिए हम ये मुहावरा इस्तेमाल करते हैं कि भाई आप तो क्या हो गए, ईद के चांद हो गए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहते हैं कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। ठीक है, क्या कहते हैं, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। अब धोबी के कुत्ते को क्या कहा जाता है कि ना तो धोबी का कुत्ता घर पे रहता है, ना वो घाट पे रहता है। अब उसके पीछे पीछे तो वो चल नहीं सकता, क्योंकि मोस्टली भाई धोबी कभी अपने घर, कभी घाट पे रहेगा, तो मोस्टली पता नहीं कहाँ रहे। तो इसलिए लोकोक्ति कही जाती है। किस लिए कहते हैं, ठीक है, कि गधा बनना, हेरा फेरी करना, घर पर ना होना, कहीं ठोर ठिकाना ना होना। ठीक है, तो ये कहते हैं गधा बनना। देखो, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, इसका एक ही मतलब हो सकता है कि जिसका कोई ठिकाना ही नहीं है, कभी घर पे कभी घाट पे। ठीक है, तो जिसका कोई एक पर्टिकुलर ठिकाना नहीं होता, उसे धोबी का कुत्ता कहा जाता है।
तो धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा? कहीं ठोर ठिकाना ना होना। बाकी के जो हमारे ऑप्शन है, गधा बनना, हेरा फेरी करना, ये सब इस वाले मुहावरे से मैच नहीं करते। ठीक है, चलिए, ये कहते हैं निम्न में से अशुद्ध वाक्य को छांटिए। कैसा वाक्य छांटना है? अशुद्ध वाक्य छांटना है। चलिए देखते हैं। जी, आई होप कि जितने समय में मैं थोड़ी देर का पॉज लेती हूँ, आप उतने समय में आंसर ढूंढने की कोशिश अब जरूर करते हो। ठीक है, आप क्या क्या करें, आप एक कॉपी पेन रख लें साइड में, और उसमें आप क्वेश्चन का नंबर डालते रहें और उसके ऑप्शन लिखते रहें कि ये ठीक है। जैसे ही मैं आंसर बताऊंगी, अगर आपका ठीक है तो आप टिक कर दें, गलत है तो गलत कर दें, अपनी ऑनेस्टी के साथ। देखो, वहां आपको कोई देखने नहीं आ रहा, आप आराम से अपने घर में बैठ के तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो आपको वहां कोई देखने नहीं आ रहा, लेकिन आपकी ऑनेस्टी ही है जो आपको इस तैयारी को क्या करवाती है, पूरा अच्छे से करवाएगी। ठीक, तो ये कहते हैं निम्न में से अशुद्ध वाक्य को छांटिए। छांटिए फटाफट। पहला कहते हैं कि कृष्ण जी के अनेकों नाम हैं। क्या कह रहे हैं? कृष्ण जी के अनेकों नाम हैं। पुस्तक बहुत ही उपयोगी होती है। ठीक है, पुस्तक बहुत ही उपयोगी होती है। शोभना मधुर गीत गाती है। मैं अभ्यास कर रहा हूँ। ठीक है, देखो, इन बाकी सेंटेंसेस की अगर मैं बात करूं, कृष्ण जी के अनेकों, तो ये जो अनेकों लिखा हुआ है, ये अनेकों ही गड़बड़ है। इसको कहेंगे कृष्ण जी के अनेक नाम है। अनेकों कुछ नहीं होता, क्या होता है? अनेक नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे यही सेंटेंस हमारा क्या है? अशुद्ध है। ठीक है, क्या है ये? अशुद्ध सेंटेंस हमारा है कि कृष्ण जी के अनेकों नाम है। यही हमारा सही होगा। पुस्तक बहुत ही उपयोगी होती है। शोभना बहुत मधुर गाती है। मैं अभ्यास कर रहा हूं। ये तीनों हमारे बिल्कुल सही है, शुद्ध वाक्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है कि सद्भावना शब्द में कौन सा समास है? सद्भावना शब्द में कौन सा समास है? सद्भावना, सद्भावना का क्या मतलब होता है? जिसकी भावना अच्छी है। ठीक है, जिसकी भावना अच्छी है। अव्यवी भाव है, तत्पुरुष है, द्विगु समास है, या कर्मधारय है? देखो, सद्भावना का क्या मतलब हुआ? जिसकी भावना अच्छी है। ठीक है, सद्भावना, अच्छी भावना वाला, या जिसकी भावना अच्छी है, यही इसका मीनिंग होगा। ठीक, अब अगर मैं बाकियों की बात करूं, जैसे मैंने अव्यवी भाव की बात की, तत्पुरुष की बात की, कर्मधारय की बात की, या द्विगु समास की बात की, सबकी अपनी अपनी एक परिभाषा है। ठीक है, जैसे तत्पुरुष समास क्या कहता है कि जिसमें एक आपका क्या रहे, आप उसमें या तो आपका एक मध्यम पुरुष रहे, उसमें एक आपका उत्तम पुरुष रहे, ठीक है, या उसमें आपका एक अन्य पुरुष रहे। यानी कि या तो केवल अपने बारे में बात की जाए, या किसी दूसरे के बारे में बात की जाए, या किसी दो जन किसी तीसरे के बारे में बात करेंगे। द्विगु समास का मतलब होता है कि जहाँ पे नंबरिंग आपकी आ जाती है, ठीक है, वो आपका द्विगु समास होता है। कर्मधारय, जो कर्म को धारण करता हो। अब जिसकी भावना अच्छी है तो वो अच्छे कार्य ही करेगा। तो सद्भावना के लिए सही आंसर क्या होगा? कर्मधारय। ठीक है, फिर कहते हैं मुदित मनोहर मानस देखा पंक्ति में अलंकार है। यहाँ पे कोई भी दो शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। जैसे कनक, कनक, कनक का मतलब अलग, कनक का मतलब अलग। तो इसमें जब हमारा इस तरह के एक जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाए लेकिन उनका अर्थ अलग हो तो वो अलग समास होता है। परंतु जिसमें हमारा अनेक वर्णों का इस्तेमाल किया जाए, सेम वर्णों का इस्तेमाल बार बार हो रहा हो, वो हमारा अलग अनुप्रास है। तो जहाँ पे शब्द की पुनरावृत्ति होती है वो हमारा यमक अलंकार होता है, लेकिन जहाँ पे वर्णों की पुनरावृत्ति होती है वो हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, चलिए वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है?
वीर रस का क्या मतलब है कि जो एक ऐसा रस जो आपके मन में उत्साह भर दे, जोश ले आए। तो यहीं से आपको पता चल जाएगा वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा, उत्साह। ठीक है, उत्साह के बिना वीरता का कोई मोल नहीं है। अगर आपके अंदर कुछ कर गुजरने की क्षमता है, उत्साह है, तभी आप वीरता दिखा पाएंगे, वरना तो वो कायरता आपकी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग क्या करेंगे, आप लोग मात्राएं गिनेंगे, इसे नोट करेंगे। ठीक है, और इसमें आप मात्राएं गिनेंगे और मात्राएं गिन के आप मुझे बताएंगे कि इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, दामिनी दमक रही घन माही, खल के प्रति जथा दीर थिर नाही। ठीक है, तो मैं आपको एक वाक्य पे एक आपके जो हमारा शब्द है, कोई भी एक शब्द में आपको मात्रा लगा के बता रही हूँ कि किस तरह से उस पे मात्रा लगाई जाती है। जैसे हमने कह दिया दमक रही, द के साथ आ जुड़ा हुआ है तो एक मात्रा, माँ के साथ आ जुड़ा हुआ है तो एक मात्रा, का के साथ एक आ जुड़ा हुआ है तो एक मात्रा, रा के साथ एक मात्रा, लेकिन ही के साथ बड़ी मात्रा, दो मात्राएं जुड़ी हुई हैं, ई प्लस ई। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे वर्तुल रेखा आएगी, दो मात्राएं। तो इस तरह से हम अपनी मात्राएं लगाते हैं और उन्हीं मात्राओं का जो काउंट है वो मैंने अपनी क्लास में करवाया हुआ है। आप एक बार उसको देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा कि सवैया क्या है, दोहा क्या है, चौपाई क्या है और सोरठा क्या है। ठीक है, फिलहाल इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ, इसका आंसर है चौपाई। ठीक है, इनको समझने के लिए आप एक बार क्लास को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, ये कहते हैं निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण क्या है। ऐसा वाक्य जो भाव दिखा रहा हो, भाववाच्य वाक्य होता है। ठीक जी, ऐसा कौन सा वाक्य है जो भाववाच्य का उदाहरण है, भाव हमें दिखा रहा है। ठीक है, अब चला जाए, है ना, बैठे थे बहुत देर से, अब चला जाए, कोई भाव है इसमें, नहीं जी। रवि आम चूसता है, क्रिया है। मोहिनी पत्र लिखती है, क्रिया है। ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे कंफ्यूज करेगा कि पत्र तो भाव से ही लिखा जाता है, जी नहीं। पत्र कभी कभी हो सकता है कि मोहिनी देख के लिख रही हो, कोई बोल रहा है और मोहिनी उस पत्र को लिख रही है। ठीक है, तो इन बातों पे आप मत जाइएगा। अब जहाँ पे आपको भाव, शीला से खाया नहीं जाता। ठीक है, क्या नहीं खाया जाता, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक, ये भाव आ जाता है। ठीक है, ये क्या आ जाता है, ये भाववाच्य उदाहरण है। ये हमारा क्या होगा, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, नेताजी ने क्या कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है, इस वाक्य में जो चिन्ह का इस्तेमाल होगा वो कौन से होगा। देखो, इस वाक्य के कहने के बाद उन्होंने अपनी बात खत्म नहीं की। इस वाक्य को पूरी तरह से कहने के लिए कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, खून देने का क्या मतलब था उनसे कि हे माँ तुम मुझे अपने लाल दो, तुम मुझे अपने बच्चे दो, है ना, तब मैं तुम्हें क्या दूंगा, आजादी दूंगा। तो इस चीज को, वाक्य को उन्होंने पहले बोला, फिर उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन दिया। ठीक है, तो यहाँ पे पूर्ण विराम तो आएगा नहीं, प्रश्नवाचक आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह का प्रश्न नहीं किया गया है। उदाहरण चिन्ह यहाँ पे नहीं आएगा, अल्प विराम यहाँ पे आएगा। ठीक है, क्या आएगा, अल्प विराम। और अल्प विराम क्या होता है, ये एक पॉइंट और नीचे कोमा, ये अल्प विराम होता है। उसके बाद उन्होंने समझाया कि वो खून कैसे मांग रहे हैं, है ना, वो नहीं कह रहे कि मुझे बोतल भर के खून दे दो, है ना, वो कह रहे हैं तुम मुझे अपने घर का चिराग दो, अपने घर के बच्चे दो, है ना, तब और वो मेरे साथ सेना में शामिल होंगे और फिर हम किसके लिए, आजादी के लिए लड़ेंगे। उनका ये कहने का, वाक्य का कथन था। ठीक है, इस कथन का ये कहना उनका अर्थ था। तो यही चीज है, हमें यही चीजों को समझना है और इन्हीं चीजों को समझ के हमें क्वेश्चन का आंसर देना है।
आप डायरेक्ट आंसर पे जाके कभी कभी गलती कर देते हैं, तो वो गलती आप मत कीजिएगा। वह काम नहीं करता, वाक्य में अव्यव पद है। वाक्य में अव्यव पद क्या है? जो उस वाक्य को परिवर्तित कर रहा हो। ठीक है, वह काम करता है, ठीक, या वह काम नहीं करता है, इसमें अव्यव पद क्या होगा? नहीं। ठीक है, अव्यव पद क्या होगा इसमें? नहीं। ठीक, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? ये जो री की मात्रा है ये किस में आती है? स्वर में आती है। किस में आती है? स्वर में। अब री की मात्रा अगर आप कहें क्रिया, तो क्रिया में र चलता है, ये वाला हलंत। वर्षा, वर्षा में रा चलता है, हलंत। रिपु में पूरा रा दिखाई दे रहा है। बट अगर आप वृष्टि की बात करेंगे, री की जो मात्रा है वो हमेशा वर्ण के नीचे इस तरह से लगाई जाती है, वर्ण के नीचे इस तरह से लगाई जाती है, और ये हमेशा किस में आती है? स्वर में आती है। ठीक है, तो री के लिए हमारा कौन सा आंसर सही होगा? वृष्टि। कौन सा सही होगा? वृष्टि। ठीक है, यहां तक चीज क्लियर है? अगला क्वेश्चन पढ़ो। ठीक, श का उच्चारण स्थान क्या है? श को उच्चारित करो और उसके बाद देखो जो आपकी जीवा है वो कहाँ पे जाके स्पर्श कर रही है। ठीक है, कहाँ पे जाके स्पर्श कर रही है? श। श को बोलते ही जीवा का बीच वाला हिस्सा हमारे तालु से स्पर्श करता है। कहाँ से स्पर्श करता है? तो इसका उच्चारण स्थान क्या हुआ? तालु। ठीक है, कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है? र व्यंजन नहीं है। मात्र, मात्र। अगर मैं त्र की बात करूं तो त्र का मतलब है त प्लस र, तब हमारा ये क्या बना है? त्र। मूर्धा, मूर्धा की अगर मैं बात करूं तो मूर्धा में जो ये र है ये आधा रा चल रहा है। ठीक है, क्रम, अभी मैंने ऊपर बताया था, ये भी किस में हमारा चलता है? आधे रा में चलता है। लेकिन जब भी हमारा जो री की मात्रा है, मात्र, तो री की मात्रा हमेशा किस में चलती है? स्वर में चलती है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? मातृभूमि। ठीक है, संज्ञा का भेद नहीं होता, संज्ञा का भेद नहीं होता। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा होती है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, है ना, ये संज्ञा होती है। ठीक है, निजवाचक कोई संज्ञा है? नहीं है, तो यही हमारा सही आंसर है। निजवाचक सर्वनाम होता है, संज्ञा नहीं। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। तो पहले आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि आप जब क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो उसमें थोड़ा थोड़ा आप इसमें क्या कर लें? रिवीजन करके बैठें। ये कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ठीक है, वचन, हानि, प्यास, बचत। अब बताओ इसमें से कौन सा सही आंसर है? अपने पास लिख के बैठना, फिर अभी हम उसको अभी के अभी वो हमारा कंफर्म होगा। ठीक है, चलो। आता है समझ में कौन सा है जो हम पुल्लिंग शब्द है? हानि, बचत, प्यास या वचन? बताइए। जो हमारा वचन शब्द है वो हमेशा पुल्लिंग में ही रहेगा। ठीक है, वचन का वचनी नहीं हो सकता। ठीक है, हानि हमेशा स्त्रीलिंग में आता है, बचत स्त्रीलिंग में आता है, प्यास, प्यास आता है एक भाव में। अब प्यास प्यासा भी हो सकता है, प्यासी भी हो सकती है। ठीक है, तो सही आंसर हमारा क्या होगा? वचन। ये कहते हैं सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द। घर, घर का अगर बहुत सारे हैं तो इसमें किसकी बात हो गई? घरों की बात हो गई। प्रत्येक,
प्रत्येक का जो बहुवचन हो गया वो हो गया हरेक हो गया। मुनि मुनियो हो गया। दर्शन दर्शन जब भी होंगे, दर्शन होते हैं हमेशा किसके, ईश्वर के, या आत्मसात होता है, या दर्शनों की जो अभिलाषा होती है वो एक हमें पर्सनैलिटी की होती है। और भगवान से लेकर, भगवान को भी बहुवचन में रखते हैं, ठीक है। दर्शन की लालसा तो भगवान की होती है, बाकी सबको देखने का मन करता है। तो हमारा जो दर्शन शब्द है वो ही हमेशा किस में रहेगा, बहुवचन में रहेगा, ठीक है। क्योंकि दर्शन भाव से होते हैं और भाव कभी भी एक वचन में नहीं चलता। हरि मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है। अब यहाँ पे इसको जरा रेखांकित कर लो। हरि मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, ये कहते हैं कि इस पद में कौन सा कारक है, लेन देन हो रहा है। को से अगर सीधा जाओगे तो को का तो हमारा सीधा सीधा ऊपर आ जाए, कर्ता ने कर्म को, आप लगा दो भाई कर्म, गलत है, ठीक है। यहाँ पे आपको देखना है कि हरि मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, कुछ चीजों का आदान प्रदान किया जा रहा है, तो वहां पे हमारा संप्रदान कारक होगा, ना कि कर्म कारक होगा, ठीक है। कर्म कारक तब होगा जब कर्म के साथ को का जुड़ाव होगा, जब कर्म पे पूरी बात आएगी तब हमारा कर्म कारक होगा। क्या आप घर भी जाएंगे, एक प्रश्नवाचक हमसे पूछा गया है, और इसमें कहते हैं, अच्छा इसमें भी रेखांकित नहीं है, इसमें ये रेखांकित है, क्या आप घर भी जाएंगे। जो इसमें रेखांकित पद है उसको बताना है कि वो क्या है, ठीक है। संज्ञा है, कोई नाम तो है नहीं, आप का इस्तेमाल किया गया। विशेषण, कोई विशेषता नहीं। क्रिया है जाएंगे, जाना आना खाना ये क्रिया होती है, बचता क्या है, सर्वनाम। किसी संज्ञा को इंडिकेट किया गया है सर्वनाम से, आप से, तो ये जो रेखांकित शब्द का है वो क्या आंसर होगा हमारा, सर्वनाम। ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ो और आंसर देने की कोशिश करो। और इसमें रेखांकित पद है ये, जी। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, वाक्य में रेखांकित पद क्या है। वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, तो धार्मिक व्यक्ति कैसा हो गया, ये उसकी व्यक्ति की विशेषता है कि वो धार्मिक है। अब बहुत की अगर मैं बात करूं तो ये क्या आ जाता है, विशेषण की जो विशेषता बताते हैं वो प्रविशेष्य कहलाते हैं, तो बहुत हमारा क्या हो गया, प्रविशेष्य। लेकिन ये हमारा क्या है, विशेषण, ठीक है, क्लियर। चलिए ये कहते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को, निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द को छांटिए। कपूर, पक्ष, मयूर, मानसिक। तद्भव शब्द कौन सा होता है, अशुद्ध, अशुद्ध रूप जो होता है, ठीक है। तो हमारा अशुद्ध रूप इसमें एक ही है, वो है कपूर। मयूर का अशुद्ध रूप है मोर, ठीक है। मानसिक का, जो हमारा मानसिकता होती है, ये हमारा बिल्कुल शुद्ध शब्द होता है, ठीक है। चलिए, सब कुछ जानने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, जिसको सब कुछ पता है, ठीक है। बहुज्ञ, अतज्ञ, अज्ञ। देखो बहुज्ञ का मतलब कोई ऐसा खास शब्द नहीं है, अतज्ञ, अज्ञ, ठीक। लेकिन सब कुछ जानने वाला कौन हो गया, सर्वज्ञ, ठीक है। सर्वज्ञ कौन होता है, जिसे सब कुछ पता है। उत्थान शब्द का विलोम शब्द क्या है, उत्थान का मतलब क्या होता है, चीजों को उठाना, चीजों को आगे लेकर जाना, बढ़ावा देना, ये उत्थान का मतलब होता है, शुरू करना, ठीक है। उड़ान, अर्ध ध्रुव या पतन, इनमें से कौन सा इसका विलोम शब्द होगा, उत्थान का मतलब उठाना हो गया और पतन का मतलब हो गया नाश करना, तो एक होता है उठाना और दूसरा होता है नाश करना, तो इसका सही आंसर ही क्या होगा, पतन, ठीक है। देवता शब्द का पर्यायवाची नहीं है, देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो देवता कौन होते हैं, एक होते हैं सुर और दूसरे होते हैं असुर,
तो सुर को क्या कहा जाता है? देवता कहा जाता है। देव का मतलब ही देवता होता है, ठीक है। और दूसरी चीज आ जाती है अमर। अमर का मतलब होता है जो बिल्कुल क्या है, जिसको अमरता का वरदान है। और सुधारक, सुधारक कौन होते हैं? जो चीजों को क्या करते हैं? सुधारते हैं, ठीक है। बताइए इसका क्या आंसर होगा सही? देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सुर, अमर, सुधारक या देव? सुर का मतलब भी देवता होता है, अमर भी देवता होते हैं, सुधारक भी देवता होते हैं, ठीक है। देवता में बहुत सारी चीजें हो गई और देव में किसी भी एक देव की हमने बात की, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? फिलहाल इनके अकॉर्डिंग वो होगा देव, ठीक है। चलिए, देव एक नाम भी हो जाता है ना। सही अर्थ वाला शब्द युग्म नहीं है। सही अर्थ वाला शब्द युग्म नहीं है। अनिल, अनल। अनल का मतलब होता है आग और अनिल का मतलब होता है हवा, ठीक है। अली, अली। मोर, सखी। आदि, आदि। आदि का मतलब होता है आरंभ और आदि का अभ्यस्त। जलज और जलद। जलज का मतलब है कमल, ठीक है। और जलद जो जिसने जल को लाधा हुआ है, दैट मीन बादल। तो इसका हमारा ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। बस इसी का मतलब गलत है और यही हमारा क्या होगा? यही हमारा सही आंसर भी होगा, क्योंकि हमसे सही नहीं पूछा गया, हमसे गलत पूछा गया है। तो यही हमारा क्या है? आंसर है। अली, अली। अली का मतलब होता है जो हम या अली और ये मोहम्मद की जब हम बात करते हैं, ठीक है। चलिए, पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता। पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता है। क्या नहीं होता पत्र का? पत्ता, पंख, चिट्ठी या लेख, ठीक है। पंख जो है वो भी पत्र कहलाता है, पत्ता वो भी पत्र कहलाता है, चिट्ठी वो भी पत्र कहलाती है। लेख अलग चीज है, लेख को आप पत्र नहीं कह सकते। तो यही हमारा क्या है? सही आंसर है। सदैव शब्द में कौन सी संधि है? सदैव शब्द में कौन सी संधि है? सदैव, ठीक है। अब सदैव में देखो, सदैव में जब आप देखोगे तो दा के ऊपर दो मात्राएं हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसमें दो मात्राओं का इस्तेमाल किया गया होगा, है ना। किस तरह से? अ प्लस ए, ठीक। तो इसमें एक किसकी मात्रा, एक बड़ी मात्रा और एक छोटी मात्रा का इस्तेमाल किया गया है। और इस तरह की जो संधि होती है, सदैव हो गया, उसमें दो मात्राओं का इस्तेमाल किया गया, उसमें हम इस्तेमाल करते हैं वृद्धि संधि का। जिसने क्या किया? एक मात्रा की क्या कर दी? वृद्धि कर दी। वो हमारा क्या कहलाएगा? सदैव कहलाएगा, ठीक है जी। चलिए, ये कहते हैं प्रत्येक शब्द में उपसर्ग क्या है ना। इस क्वेश्चन को जरा बड़ा ध्यान से करना। प्रत्येक शब्द में उपसर्ग क्या है? आधे बच्चे बता देंगे प्र, और यही गलत है। प्रत्येक का मतलब होता है प्रति प्लस एक, तो उपसर्ग हमारा क्या आ गया? प्रति। प्र मत लगा देना, प्रति उपसर्ग होता है प्रत्येक में, ठीक है। जैसे अत्यधिक की अगर बात करें तो उसमें अति होता है, ठीक है। अति, अति उपसर्ग होगा। वैज्ञानिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? अब दो इक लगे हैं इसमें, है ना। वैज्ञानिक शब्द में दो इक लगे हैं, एक बड़ी ई वाला इक है और दूसरा छोटी ई वाला इक है। अब इसमें आपको पहचानना है कि इक प्रत्यय का और आई तो भूल ही जाओ, ठीक है, ये तो ऑप्शन से ही बाहर है। अब बचते हैं ये वाले इक और इक। देखो, ना पे छोटी ई की मात्रा है, ना पे कौन सी मात्रा है? छोटी ई की मात्रा है, ठीक है। ना पे कौन सी मात्रा हो गई भाई? ना पे छोटी ई की मात्रा हो गई। अब यही छोटी ई की मात्रा हमें यहाँ पे भी ढूंढनी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इक प्रत्यय ये वाला होगा। क्लियर है बात? ठीक है, चलिए।
हाँ जी, अब आया बिल्कुल आपका फेवरेट पार्ट, और वो है गद्यांश। गद्यांश पढ़ते हैं। सर्दियों के दिन थे। एक बालक सुबह के समय अकेला स्कूल जा रहा था। रास्ते में एक स्टेशन था। वह रेल की पटरी के पास से गुजर रहा था कि अचानक उसकी नजर रेल की पटरी पर गई। अचानक उसकी नजर कहाँ गई? रेल की पटरी पर गई। वह उखड़ी हुई थी। बालक ने घड़ी देखी। गाड़ी आने वाली थी। उसने सोचा अगर गाड़ी इस पटरी से गुजरेगी तो इसका भयंकर परिणाम हो सकता है। ठीक है। अब वह इससे आगे सोच भी ना पाया कि गाड़ी की सीटी सुनाई दी। बस फिर क्या था? बालक के सामने एक ही लक्ष्य था, मुसाफिरों की जान बचाना। देखते ही देखते इंजन दिखाई देने लगा। बालक कूदकर दोनों पटरियों के बीच में खड़ा होकर अपनी कमीज हिलाने लगा। ड्राइवर की नजर उस बालक पर पड़ गई। उसने ब्रेक लगा दी, लेकिन गाड़ी बिल्कुल बालक के पास आकर रुकी। गाड़ी कहाँ रुकी? बिल्कुल बालक के पास आकर रुकी। ड्राइवर ने क्रोध से पूछा, क्या तुम्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं? गाड़ी क्यों रोकी? बालक ने रेल की उखड़ी हुई पटरी दिखाई और कहा, अगर मैं ऐसा ना करता तो सैकड़ों लोगों की जान चली जाती। ठीक है, चलिए अब इसी से रिलेटेड इसके क्वेश्चंस को हम करेंगे। पहला क्वेश्चन कहते हैं कि भाई लोगों की जान बचाने का कार्य बच्चे के किस गुण को प्रकट करता है? गुण को, किस गुण को प्रकट करता है? त्याग को, उसने कुछ त्यागा नहीं। धैर्य को, संयम उसने रखा, लेकिन धैर्य रखने का समय उसके पास नहीं था। अगर वो धैर्य रखता तो शायद एक्सीडेंट हो जाता। उत्साह को, उत्साहवर्धक नहीं, उसने दूसरों की जान बचाने के हित में काम किया। तो ये परहित का जो सबसे अच्छा उदाहरण ये बच्चे के गुण को प्रकट करता है। बच्चे ने घड़ी क्यों देखी? बच्चे ने घड़ी क्यों देखी थी? बालक ने घड़ी देखी। उसने देखा कि अब गाड़ी आने वाली है। गाड़ी का समय जानने के लिए उसने घड़ी देखी। ठीक है, चलिए। उसे घड़ी अच्छी लगती थी? जी नहीं। रेल के आने का समय हो रहा था। घड़ी अपने दोस्तों को दिखाना चाहता था। रोजाना घड़ी देखकर स्कूल जाता था? जी नहीं। सबसे सही आंसर है, रेल के आने का समय हो रहा था, इसीलिए उसने क्या देखी? घड़ी देखी। क्लियर है बात? ठीक है। बच्चे का कमीज हिलाना व्यक्त करता है बच्चे की सूझबूझ को, बेवकूफी को, शरारत को, या असावधानी को। उसकी ये सूझबूझ ही थी कि उसने अपनी कमीज को हिलाया और जिसकी वजह से ड्राइवर ने ब्रेक लगाए। तो वो किसको दिखाता है? बच्चे की सूझबूझ को दिखाता है। रेल ड्राइवर को क्रोध क्यों आया? गाड़ी लेट हो रही थी, बच्चे की जिंदगी का सवाल था, उसे अपनी नौकरी की चिंता थी, या ड्राइवर को अपनी जान खतरे में लगती थी? सबसे अप्रोप्रिएट आंसर क्या जाएगा? बच्चे की जिंदगी का सवाल था। ठीक है, क्योंकि हमने ऐसा कहीं नहीं पढ़ा गाड़ी लेट हो रही थी। ठीक। टूटी पटरी को देखकर ड्राइवर के मन में बच्चे के प्रति क्या भाव आया होगा? देखो ये बात उसमें नहीं लिखी है, हमें बतानी है ना। क्रोध का भाव आया, दुख का भाव आया, शाबाशी देने का भाव आया, या निंदा का भाव आया? जब उसने देखा कि पटरी टूटी हुई है, लोगों की जान जा सकती है ना, तो उसका तो मन उसको शाबाशी देने का करेगा ना, कि आपकी सूझबूझ के कारण इतने सारे लोगों की जान बच गई। राइट, तो शाबाशी देने का भाव उसमें था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये हमारे किसके हो गए? ये हो गए हमारे गद्यांश के सवाल। ठीक। अज्ञेय जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? अज्ञेय जी को, अज्ञेय जी एक बहुत अच्छे वक्ता, बहुत अच्छे लेखक रहे हैं। ठीक है, तो अज्ञेय जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो वो उनकी प्रति, कौन सी प्रति थी? इत्यलम। क्या थी? इत्यलम। बाकी की ये किस किस की कृति है, इसका आंसर आप मुझे देंगे कि ये किस किस की कृति है, इनका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। ठीक है, इत्यलम अज्ञेय जी की कृति है, जिसके लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। उर्वशी के रचनाकार? उर्वशी अच्छा एक उपन्यास है। ठीक है,
और उर्वशी के रचनाकार कौन है? ये तो आपने कर लिया होगा। जयशंकर प्रसाद की कृति कौन सी है? मैथिली शरण गुप्त की। पिछले वाले हमारे पीवाईक्यू में भी आई थी, तो मैंने कहा था कि इन्हें लिख के रखना। ठीक है, तो ये उर्वशी के रचनाकार कौन होंगे? रामधारी सिंह दिनकर। गोदान किसकी रचना है? बहुत फेमस है। किसकी है भाई? ये तो नहीं पता होना, ये तो पता ही होना चाहिए, प्रेमचंद जी की है। महादेवी वर्मा का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला था? महादेवी जी वर्मा को ज्ञान पीठ का पुरस्कार किसके लिए मिला? ज्ञानपीठ का पुरस्कार पहले ये जान लो, ऐसी उसके लिए दिया जाता है, ऐसी रचना के लिए दिया जाता है जो बहुत डीप मीनिंग को दर्शाती हो, और वो एक यामा रही महादेवी वर्मा जी की। कौन सी रही? यामा। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। क्लियर है इतनी चीज? ठीक है, चलिए अब आपने क्या करना है कि भाई ये जितने क्वेश्चन हमने करा दिए, एक बार आप इन सारे क्वेश्चंस का रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पीवाईक्यू की क्लास हमारी फिर होगी, फिर मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट पीवाईक्यू में। ठीक, जिसने नहीं भी पढ़ा है एक बार रिवाइज करो, क्लासेस देखो बैठे बैठे, उन्हीं को रिवीजन कर लो। उसमें मैंने की नोट्स भी बताए हुए हैं, सारी चीजें उसमें मैंने बताई हुई हैं, वो आप रिवाइज कर लो। रिवाइज करके पीवाईक्यू लगा लो, आपकी हिंदी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। ओके, चलिए आज की क्लास में इतना ही है कि आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट पीवाईक्यू क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।